अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो चैप्टर है वो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का है। आपको पता है ये बेसिक बुक है ना, इसमें हर चीज को कवर किया गया है। हर सब्जेक्ट की बेसिक जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दी गई है। इसी तरह ये जो 7 चैप्टर है, इसमें हमारा जो है वो स्टैट का थोड़ा माइंड बनाने के लिए, उसकी जो है वो बेसिक कवर करने के लिए ये चैप्टर है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये तीन चीजें जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है फिक्टोरियल, आपको पता है हम परमुटेशन करें, हम कॉम्बिनेशन करें या हम प्रोबेबिलिटी करें, तो तीनों का फॉर्मूले में फैक्टोरियल का बहुत जो है वो रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने जो है वो फैक्टोरियल को कवर किया है। द फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिश्चियन क्रैम्प। इसने इसको किया इन 1808, 808 में। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था क्रिश्चियन क्रैम्प, उसने जो है वो इस नोटेशन को इन्वेंट किया था। दिस नोटेशन विल बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन दिस चैप्टर एज वेल एज इन फाइंडिंग एट द बायनोमियल कोएफिशिएंट इन लेटर चैप्टर। इस चैप्टर में भी बहुत यूज होती है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है इससे बायनोमियल थ्योरम का, बायनोमियल सीरीज का, उसमें भी जो है ये फैक्टोरियल का बहुत रोल है। लेट अस हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपने फैक्टोरियल की इधर से करनी है। Let n be a positive integer, then the product n into n minus 1 into n minus 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, वो एक एक कम करते जाएंगे, वो 1 तक जाएगा, इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, या ये दूसरी नोटेशन भी है, इज रीड एज n फैक्टोरियल। ये जो है वो डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि वो, जब पॉजिटिव इंटीजर की बात होती है ना, तो उसका मतलब है वो नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, वो क्या है, वो चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि n जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम बात करें तो जीरो क्या है, जीरो भी पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने सॉरी नेचुरल नंबर बोल दिया, वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो होल नंबर्स बन जाएंगे जिसमें जीरो भी आएगा। ठीक है, तो एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इस प्रोडक्ट को, ये जो है वो फैक्टोरियल का फॉर्मूला है जो आपने एज इट इज याद करना है। ये इधर भी यूज होता है, और इसके बाद ये जो है गैमा बीटा फंक्शंस जो हम पढ़ते हैं स्पेशल फंक्शंस में, उस उधर भी इसका जो है वो बहुत रोल है। वहां भी ये मोस्टली हर जो है फॉर्मूले में, स्पेशल फंक्शन का सारे फॉर्मूले में है जो है वो फैक्टोरियल यूज होता है। ये इन्होंने बेसिक वैल्यूज फाइंड की हैं। 10 फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एंड वी कैन डिफाइन फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि n-1 का फैक्टोरियल अगर ओपन करके लिखें तो वो आगे फॉर्मूला सारा अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो जीरो फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, ये जो है वो आप प्रूफ देख सकती हैं नेट से, एज इट इज याद करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, ये हम सबको पता है। जीरो फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टोरियल उन्होंने फाइंड करना सिखाए हैं हमें, इधर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है परमुटेशन। सबसे पहले परमुटेशन को जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्या चीज है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। ये मोस्टली जो है वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, ये मोस्टली जो है हमारे पास इंटरव्यू में पूछा जाता है। परमुटेशन, सपोज वी लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू नेम द रेक्टेंगल विद वर्टिसेस। उन्होंने कहा हम क्या करना चाहते हैं, एक हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये वाली, इसको हम डिफरेंट वेज से जो है वो इनके नेम देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या, द वेरियस पॉसिबल वेज टू ऑब्टेन द कंस्ट्रक्टिंग अ ट्री डायग्राम, तो हम जो है इसकी ट्री डायग्राम बना के देखते हैं हम कितने तरीके से इसको नेम दे सकते हैं। सबसे पहले अगर ए से स्टार्ट करें तो बी सी साथ आएगा, या उसके साथ क्या आ जाएगा,
सी बी आ जाएगा। अगर हम बी पहले लेते हैं तो फिर सी ए साथ आएगा, फिर ए सी आ जाएगा साथ। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। अगर हम सी को फिक्स कर देते हैं तो पहले ए आ जाएगा, फिर बी और फिर बी ए। तो टोटल पॉसिबिलिटीज इधर से आपने क्या देखें, ये 1 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। To determine the possible ways, we count the path of the tree beginning from the start to the end of each branch. We get 6 different ways. तो हमारे पास जो है वो कितने डिफरेंट इसके जो आते हैं नेम्स, 6 आते हैं। तो ये 6 जो हैं वो क्या है हमारे पास, ये जो है 6 वेज जो हमने इन्वेंट किए हैं, इन्हीं को आगे जाके इसी से हमने परमुटेशन समझनी है। ठीक है। Explanation. In the figure we can write any one of the three vertices ABC at first. सबसे पहले हमने क्या किया, किसी भी एक वर्टेक्स को फिक्स कर लिया कि वो A है, B है या C है। After writing at place any one of the three vertices, two vertices are left. एक लिखने के बाद यहाँ जब हमने एक लिख लिया है, ये देखें आप डायग्राम से देखें, अगर जो है यहाँ हमने एक लिख लिया तो आगे दो ही बचते हैं ना। तो या तो वो बी सी आ जाएगा या सी बी आ जाएगा। इसी तरह अगर एक फिक्स कर लिया या तो वो सी ए आ जाएगा या फिर ए सी आ जाएगा। जस्ट ये बात जो है वो उन्होंने समझाई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसको करने की जरूरत नहीं है, अरेंजमेंट्स। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज अरेंजमेंट्स, हम कितने तरीके से एक चीज को सेट कर सकते हैं, उन सारे तरीकों को हम जब काउंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये इसकी परमुटेशन है। ठीक है। कितने तरीके से हम एक चीज, इधर यही था ना, ये ट्रायंगल है हमारे पास, हमने कहा है हम इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को 6 मुख्तलिफ तरीकों से नाम दे सकते हैं। वो नाम हमने कैसे दिए, ये ट्री डायग्राम से। ट्री डायग्राम से हमें पता चला कि ये 6 तरीकों से हम इस डायग्राम को नाम दे सकते हैं। तो ये 6 जो टोटल तरीके हमारे पास आए हैं, इन 6 नंबर को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है ये परमुटेशन है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको बाय नेम आपने थ्योरम को याद करना है और समझना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स है हमारे पास, कौन से हैं, ए एंड बी। द फर्स्ट इवेंट ए कैन अकर इन पी डिफरेंट वेज, पहला जो इवेंट है वो कितने तरीकों से हो सकता है, पी जो मुख्तलिफ तरीके हैं उससे हो सकता है। आफ्टर ए हैज बीन अकर्ड, ए के जो है वो प्लेस होने के बाद, ए के होने के बाद बी कैन अकर इन क्यू डिफरेंट वेज। बी हो ए हो गया, उसके बाद जो है वो बी कितने तरीकों से हो सकता है, वो क्यू डिफरेंट वेज से। द नंबर ऑफ वेज दैट द टू इवेंट्स कैन अकर इन द प्रोडक्ट पी क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे कि ये दो इवेंट्स होने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, वो है पी एंड क्यू। बहुत इजी थ्योरम है, कुछ भी नहीं है इसमें। दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, ए जो है वो हमने कहा है पी डिफरेंट वेज से अकर हो सकता है, और ए के अकर होने के बाद बी जो है वो क्यू डिफरेंट वेज से अकर हो सकता है। तो दोनों इवेंट्स को अगर कंबाइन किया जाए, द नंबर ऑफ वेज दैट द टू इवेंट्स, दोनों इवेंट्स जब इकट्ठे तौर पर, इकट्ठे हम कहते हैं कि ये कंबाइन हम करें, और तो इनके जो है कितने तरीकों से ये इवेंट हो सकता है, तो जस्ट उनके दोनों के जो वेज हैं पी एंड क्यू, उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। द प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर इवेंट्स, ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल, इसको 3 या 3 से ज्यादा। इसी तरह अगर हमारे पास 3 इवेंट्स हो तो पहले एक इवेंट होगा जिसको ए का नाम दिया, फिर ए के होने के बाद दूसरा इवेंट होगा बी, फिर तीसरा इवेंट होगा। तो उन तीनों की जो पॉसिबिलिटीज हैं हम उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें इन्होंने लिखा है 3 इवेंट्स हैं, ए जो है वो पी डिफरेंट वेज से अकर हो रहा है, बी जो है वो क्यू डिफरेंट वेज से अकर हो रहा है, और सी जो है वो आर डिफरेंट वेज से अकर हो रहा है। तो तीनों की पॉसिबिलिटीज क्या है, वो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है। One important application of the fundamental principle of counting is determine the number of ways that an object can be arranged in order. सिंपल जो है परमुटेशन का आपने क्या करना है,
ये डेफिनेशन है परमुटेशन की, एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। सिंपल, आपसे कोई पूछे ना परमुटेशन क्या है, आपने कहना ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड परमुटेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वर्ड्स में बहुत सी डेफिनेशन, इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन मैंने नेट से पढ़ी है। जो सबसे जो है वो बेसिक डेफिनेशन और याद रहने वाली और समझ आने वाली डेफिनेशन जो है वो यही है। परमुटेशन किसे कहते हैं? किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऑर्डर्ड के लिहाज से, उसके ऑर्डर के लिहाज से, उसकी तरतीब के लिहाज से हम उसको जब अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये क्या है? परमुटेशन है इन ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ये एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम की, ये भी आप लिख सकते हैं। ये किस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज होता है? परमुटेशन में। द नंबर ऑफ वेज दैट एन ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर, ये भी डेफिनेशन ही है परमुटेशन की। द नंबर ऑफ वेज दैट एन ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परमुटेशन। उम्मीद करती हूँ इधर से आपको परमुटेशन की जो है वो डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आगे जो है वो हमारे पास क्या है? परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज एन ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वन ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट, वन इज सेकंड, वन इज थर्ड एंड सो ऑन। एन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले वन को प्लेस किया, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद थर्ड को, ऐसे ही चलते जाएंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करते हुए हम जो है वो परमुटेशन की एग्जांपल्स देखते हैं। 3 बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। 3 बुक्स हैं, उनको रो में रखना है, तो सिंपल क्या है? 3 फैक्टोरियल जो है वो उसकी परमुटेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड, वेज ऑफ राइटिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड, 4 लेटर्स हैं, ठीक है ना। वर्ड, वर्ड में कितने लेटर हैं? WORD, 4 लेटर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल जो है वो इसकी परमुटेशन है। ईच अरेंजमेंट, इन ये जो अरेंजमेंट ऊपर हमने निकालेंगे उसको क्या कहते हैं? परमुटेशन, ठीक है। अब जो है वो मैथमेटिकली, आपको लफ्जों में तो परमुटेशन की डेफिनेशन समझ आ गई कि क्या है ये? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है किसकी? ऑब्जेक्ट्स की, जितने ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन होंगे। अब जो है वो मैथमेटिकली इसका जो है फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली जो है वो हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या है? अ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डेट आर, आर हमने सबसे पहले ले लिया, वो क्या है हमारे पास? A permutation of n objects टेकन आर, आर जो है वो हमेशा किससे आर होगा? लेस देन एन। टोटल ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास कितने? एन, उसमें से हमने एन से कोई भी लेस नंबर चूज कर लेना है आर। एट आर टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, उन आर ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या करना है? अरेंज करना है, उनकी परमुटेशन बनानी है। तो उसको हम जो है वो कैसे लिखते हैं? वो ऐसे लिखेंगे, एन पी और आर, ये आपको पता है ये मेथड इसका, ये वाला, ये ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो यही है, ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है? ओपन किया फैक्टोरियल का फॉर्मूला, n-r+1, और अगर ये फैक्टोरियल नोटेशन को बंद करें तो ये फॉर्मूला n फैक्टोरियल/n-r फैक्टोरियल। हमारे हमने जो है हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स गिवन है, हमने उसमें से r ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पिक किए हैं, और r ऑब्जेक्ट्स की जो हमने है परमुटेशन बनानी है, उनकी परमुटेशन बना, उनको अरेंज करना है। उन आर ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ऑर्डर के लिहाज से, उनके तरतीब के लिहाज से हमने अरेंज करना है। तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है? n फैक्टोरियल/n-r फैक्टोरियल, ठीक है। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कहते हैं कि n ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसमें से हमने n ही पिक कर लिया, मतलब r और n बराबर हो जाए, तो क्या होगा? ये हमारे पास n फैक्टोरियल के बराबर परमुटेशन आ जाएगी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास उस वक्त है जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और r ऑब्जेक्ट्स n से लेस हमने पिक किया है, तब हमारे पास फॉर्मूला वो लगेगा जो भी ऊपर पड़ा है। लेकिन n ही ऑब्जेक्ट्स हैं और n ही पिक करके हमने उन्हीं के ऑर्डर अरेंजमेंट बनानी है, तो हम क्या, वो किसके बराबर आ जाएगा? सिंपल n फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा।
तो ये आप वर्ड में कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज टेकन ऑल एट अ टाइम इन एन फिक्टोरियल वेज। ये वर्ड में ज्यादा इजी रहेगा। हाउ मैनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ये 4 डिजिट नंबर है, ये सिंपल उन्होंने परमुटेशन निकाली है। 6 टोटल नंबर्स हैं, उसमें से 4 डिजिट नंबर निकालने हैं। इसमें हमारे पास क्या हो गया, 6 जो है वो एन है और 4 जो है वो आर है। फॉर्मूला लगाया तो 360 आंसर आ गया। हाउ मेनी सिग्नल्स, ये भी सिंपल है। ये अगर आप एग्जांपल्स कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे इस तरह का आता तो नहीं है, लेकिन शायद 2015 या 17 के पेपर में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, वो इसी आगे होगा सर्कुलर परमुटेशन का, वो मैं आपको बताती हूँ। परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। पहले तो हमने परमुटेशन पढ़ी है उनकी कि जो जिनमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, हमने वो परमुटेशन पढ़ी है। अब जो हमने परमुटेशन पढ़नी है वो हमारे पास क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें सारे जो हैं वो डिफरेंट ना हो। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सेम पाया जाए। जैसे अगर हम, उन्होंने कहा हमें परमुटेशन बनानी है, तो वो किस चीज की परमुटेशन है, बिटर की, जिसमें देखें आप टी रिपीट हो रहा है। टी रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा चेंज आएगा। इसको हमने नाम दे दिया T1 और T2 का, क्योंकि टी जो है वो रिपीट हो रहा है। तो टी की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगी। ये देखें, द रिप्लेसमेंट ऑफ द टू टीज बाय T1 एंड T2 इन एनी ऑर्डर in any other permutation will give rise to two permutation. Now इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। ठीक है, 6 डिफरेंट लेटर्स हैं विच कैन बी परमुटेड among themselves in 6 फिक्टोरियल। इसकी टोटल परमुटेशन क्या बनेगी, 6 फिक्टोरियल ही बनेगी। लेकिन टी जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 रेपिटेशन है, तो उसको जो हमारे पास आंसर आएगा 6 फिक्टोरियल का, उसको 2 से डिवाइड करना है। ऐसी परमुटेशन का अलग नाम भी है, अभी इसका नाम भी आएगा, और इसी का जो है वो एमसीक्यू आया था। टोटल पर आंसर क्या आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 360। ये देखें, इधर से जो है, इसमें हमारे पास उन्होंने इस पैराग्राफ में जस्ट ये बताया कि हमारे पास क्या आ जाती है, ऐसी परमुटेशन आ जाती है जहां पे चीजें जो हैं वो डिफरेंट नहीं होती, सारी डिफरेंट नहीं होती, तो उस लिहाज से हम उसको, उसकी परमुटेशन फाइंड करके उसके नंबर को देख के उससे डिवाइड कर देते हैं। सिंपल ये है। ठीक है, ये देखिए क्रोलरी क्या है। इफ देयर आर n1 alike things of one kind, n1 सेम है, n2 alike things of second kind, and n3 alike things of third kind, then the number of permutation। पहले हमने क्या किया, n1 पिक किया, वो एक काइंड के थे, फिर n2 पिक किया, वो दूसरी काइंड के थे, फिर n3 पिक किया। इसी तरह जितने भी आ जाएं, इधर तो जस्ट 3 का बताया गया, तो उसकी परमुटेशन क्या होगी, n फैक्टोरियल ओवर n1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप एज इट इज याद कर लें, कहीं अप्लाई तो नहीं करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर इस तरह का कुछ एमसीक्यू टाइप आता है तो यही फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये देखें इधर जो है वो मिसिसिपी, इसमें जो है वो आई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये n1 हो गया, s 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, n2 हो गया, p जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, m कम्स ओनली वंस, m जो है वो एक बार आ रहा है। टोटल इसमें कितने वर्ड्स हैं, 11। 11 तो हो गया हमारे पास n। अब n1 क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा है। n2 हमारे पास क्या हो गया, फिर 4 फैक्टोरियल, और फिर हमारे पास जो नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अलाइक थिंग्स पिक करके उनके जो है वो फॉर्मूला लगा के हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब ये जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सर्कुलर परमुटेशन।
सो फार वो हैव बीन स्टडिंग परमुटेशन, इसी का एमसीक्यू आया था जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, सर्कुलर परमुटेशन। उसमें जो है वो बीड्स वाला कोई क्वेश्चन था कि 8 उसमें जो है वो बीड्स हैं, तो हम उसको सर्कुलर परमुटेशन के लिहाज से उसका जो है वो ये नेकलेस कैसे बना सकते हैं। तो नेकलेस है वो सर्कुलर परमुटेशन में आ जाता है। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब होता है हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाएं तो सेम होगा, दूसरी साइड से पीछे की तरफ दोबारा पहली साइड की तरफ आए तो सेम रहेगा। तो यही चीज इसमें है। So far we have been studying permutation of things which can be represented by the points on a straight line। पहले जो हमने परमुटेशन पढ़ी है उसमें उन्होंने क्या था कि हम पॉइंट्स को प्लेस कर रहे हैं कहाँ, स्ट्रेट लाइन पे। वी शैल नाउ स्टडी द परमुटेशन ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब हम जो है अब किस चीज की परमुटेशन पढ़ेंगे कि सर्कल को जो है हमने जो ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया है वो किसी सर्कल पे प्लेस हो रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन पे प्लेस नहीं हो रहे। सर्कल का मतलब आप समझते हैं कि उसका जो है वो फर्स्ट एंड पॉइंट जो है वो लास्ट एंड पॉइंट से मिलेगा। द परमुटेशन ऑफ थिंग्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ऐसी परमुटेशन, ऐसी चीजों की ऐसी परमुटेशन जिसमें पॉइंट्स को हम सर्कल पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी अलग से है। द मेथड ऑफ फाइंडिंग सर्कुलर परमुटेशन इज इलस्ट्रेटेड। अच्छा, 5 लोग हैं, 5 लोगों को हम राउंड टेबल पे बिठाना चाहते हैं तो उसके कितने तरीके हैं। उसमें से इसका फॉर्मूला जो है सर्कुलर परमुटेशन का वो आप लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये देखें 4 फैक्टोरियल है ना इसमें, हमारे पास इधर 4 फैक्टोरियल है। तो इसमें हमारे पास क्या है, टोटल उन्होंने कितने परसेंट कहा था अभी क्वेश्चन में, 5% कहा था। 5 जो है वो हमारे पास n है, तो n-1 हमने करके n-1 फैक्टोरियल है इसका फॉर्मूला। ये उन्होंने डायग्राम से समझाया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 24। अब ये जो है ये पेपर में आया हुआ है, याद नहीं है मुझे 15 में आया या 17 में आया, लेकिन ये आया हुआ है। इन हाउ मैनी वेज कैन अ नेकलेस ऑफ 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी मेड। एक हमारे पास जो है वो नेकलेस है, हमने क्या किया, एक हमारे पास उनका नेकलेस है उसमें कितने बीड्स हैं, 8 बीड्स हैं डिफरेंट कलर के। The number of arrangements of 8 beads in a necklace will be like the seating of 8 person round a table। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अरेंजमेंट जो है वो क्या है, हम बीड सर्कुलर परमुटेशन हो गए ना, क्योंकि जो नेकलेस है वो सर्कल की फॉर्म में होता है। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये समझ यूं समझ लें आपके 8 बीड्स जो हैं वो आपके पास 8 पर्सन हैं जिनको हमने राउंड टेबल पे बिठाना है। द नंबर ऑफ सच नेकलेसेस, तो इसकी क्या परमुटेशन आई, n-1 फैक्टोरियल है ना, n जो है वो 8 है, तो परमुटेशन क्या आ गई, 7 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन में जो मेन है वो आ गया है 7 फैक्टोरियल तक, तो आपको समझ आ गई है। नाउ सपोज द बीड्स, उन्होंने बताया कि बीड्स हैं इस तरह बिठाए हैं ABCDE। ये हम बनाए ABCDE, ये देखें इससे इस तरफ आए, या अगर हम बी को इधर ले आए तब भी वो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेकलेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, BABCD। चाहे क्लॉकवाइज चले या चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज चले, नेकलेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो अरेंजमेंट है ये सेम हो गई ना, हम ए से बी, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं या क्लॉकवाइज जाएं, अरेंजमेंट दोनों नेकलेस की सेम रहेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, 7 फैक्टोरियल को 2 पे डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अरेंजमेंट सेम हो रही थी तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब सेम अरेंजमेंट नहीं आएगी, सेम अरेंजमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है जो परमुटेशन हमने निकाली है। एक बार फिर आपको क्लियर कर दो, बीड्स टोटल बीड्स जो हैं वो 8 हैं, उसकी सर्कुलर परमुटेशन जो है वो 8-1 फैक्टोरियल आ जाएगी जो कि 7 फैक्टोरियल है। आगे जो बात उन्होंने समझाई है वो ये है कि चाहे हम इधर ये जो है फिगर 1 में हम किस तरीके से जा रहे हैं, क्लॉकवाइज से जा रहे हैं। अगर फिगर हम 2 की बात करें तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो अगर हम क्लॉकवाइज वो नेकलेस बनाए या एंटी क्लॉकवाइज नेकलेस बनाए, बीड्स की जो है अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परमुटेशन जो है, हम परमुटेशन हमेशा आपको पता है डिफरेंट वेज की निकालते हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, डिफरेंट परमुटेशन निकालते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये फिगर 1 जो है वो फिगर 2 के सेम आ रही है, उन्होंने ये बताया। तो इस चीज को निकालने के लिए अपनी परमुटेशन से उसकी नंबरिंग कम करने के लिए हमने क्या किया है,
By flipping the necklace, we get the necklace as shown in figure. We observe that the two arrangements of the beads actually same. ये two arrangements जो हैं वो same हो रही हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 7.3 है। इसमें से कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सारे जो है वो क्वेश्चंस हैं। ये हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड, 6 डिफरेंट कलर्स, सेम वही पहले नेकलेस की 6 जो है वो उसमें से क्या करेंगे, 6 - 1 5 फिक्टोरियल आ जाएगा, इसकी सर्कुलर परमुटेशन, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक है, इनका रिलेशन भी आगे जो है वो आएगा। while counting the number of possible permutation of a set of objects, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। जब हम उन्होंने कहा परमुटेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, ऑर्डर। बस डिफरेंस यही एक डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यही डिफरेंस है। इसमें जस्ट कॉम्बिनेशन में जस्ट अरेंजमेंट होती है, परमुटेशन में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। ये आपने बेसिक डिफरेंस जो है आपने नोट्स में लिख लें, याद कर लें कि क्या है। कॉम्बिनेशन में जो है वो जस्ट अरेंजमेंट आती है, परमुटेशन में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आती है, ठीक है। ये फॉर्मूला, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय दिस, इसको इससे डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, ये देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एट आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन भी बन रहा है। अगर आर फैक्टोरियल को हम इधर कॉम्बिनेशन से जाके मल्टीप्लाई कर दें तो इधर देखें, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो परमुटेशन का फॉर्मूला है। तो यही जो है वो इन दोनों का रिलेशन है, और ये आपने अच्छे से याद भी रखना है। हो सकता है कि आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दे दी जाए, आपको कहा जाए आर फाइंड करें, ठीक है ना, या आपको परमुटेशन और ये आर ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएं, आपको कहा जाए कि इसमें से कॉम्बिनेशन की वैल्यू फाइंड करें, तो ये रिलेशन यूज होगा। उसमें भी परमुटेशन में हमने पढ़ा था, अगर एन इज इक्वल टू आर हो जाए तो क्या आएगा, वहां क्या आया था, एन फैक्टोरियल आया था परमुटेशन में। तो कॉम्बिनेशन में अगर एन ऑब्जेक्ट्स हो और एन एट अ टाइम हम लें तो उसमें उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह अगर आर इसमें जो है हम 0 ले लें तब क्या आएगा, तब भी आंसर 1 आएगा। ये दो केसेस आपने याद रखने हैं, कॉम्बिनेशन में दोनों केसेस में आंसर 1 आना है। अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और एन ही एट अ टाइम हमने पिक किए हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हमने आर इज इक्वल टू 0, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पिक नहीं किया तब भी उसका आंसर 1 आएगा। लेकिन परमुटेशन में आप दोनों को इक्वल रख के याद करें। आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं डिफरेंस की फॉर्म में, इधर परमुटेशन की डेफिनेशन लिखें और इधर जो है वो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखें। नीचे इन दोनों के फॉर्मूले लिखें, नीचे ये फॉर्मूला लिखें जो हमने ऑब्जेक्ट्स पिक किए हैं, एन ही ऑब्जेक्ट्स, एन एट अ टाइम। ये 3 डिफरेंस जो है वो आप नोट कर सकते हैं। कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन अगर हमने एन ऑब्जेक्ट्स लिए, आर पिक किए हैं, और एन ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उसमें से एन माइनस आर पिक किए हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो सेम आएगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। उन्होंने कहा है द रिजल्ट विल बी फाउंड यूजफुल इन इवेलुएटिंग एन कॉम्बिनेशन एट आर व्हेन आर जो है, कब उन्होंने कहा ये रिजल्ट हमारे पास हेल्पफुल होता है, जब आर बड़ा हो, किससे, क्योंकि आर बड़ा होगा n/2 से, तो हमारे पास जो है वो n माइनस आर की वैल्यू छोटी आ जाएगी, तो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ना, n फाइंड करना है, ये 8 है, ये 12 है। फॉर्मूला लगाया, इसको देखा तो n-8 जो है ये हमारे पास हमें पता है इक्वल है, तो उसको इवेलुएट करके n-8 तो इजीली वैल्यू जो है वो n की फाइंड कर लिया। ये फॉर्मूला भी याद करना है, इसमें कुछ खास नहीं है, जस्ट इसको एक बार समझ के करेंगे तो ये हो जाएगा।